हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर आउटपुट का। कल हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था, एमएसपी के बारे में पढ़ा था, एपीएमसी के बारे में पढ़ा था और खरीफ और रबी के क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम लोगों ने कल ट्रिक से याद किया था, तो आज देखते हैं कि हम लोग को याद है कि नहीं। ठीक? तो खरीफ क्रॉप्स कौन-सी होती हैं? जो समर में होती हैं, ठीक? और कितनी होती हैं? 14 क्रॉप्स होती हैं, ठीक? तो पहली कौन-सी है खरीफ क्रॉप हम लोग याद करेंगे। क्या याद किया था हम लोगों ने कल? बताइए सब लोग। पैडी, ज्वार बाजरा रागी, ये एक साथ हम लोगों ने करी थी तीनों, ये एक साथ थी, ठीक। मेज अलग थी, उसके बाद मूंग, उड़द, अरहर, इसको तुअर भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद तुअर भी बोलते, तुअर बोलते, जो भी। उसके बाद ट्रिपल एस, सनफ्लावर, सेसमे, एमी है, सेसमे या सेसमम, और दूसरा तीसरा बताइए गाइस, ये हम लोग याद किया था गाइस। ये बीटीएस चल रहा है। सोयाबीन, और 3 और बची, कौन सी? गुड। ग्राउंडनट इन शेल, खुली वाली नहीं, शेल वाली, ठीक। ओके, खरीफ डन, ठीक। वो भी रबी कोई बात नहीं, बार बार याद करेंगे तब याद होगा। टीचर भी याद करता है, स्टूडेंट साथ में याद करते हैं। कितनी थी? 6। इतना तो याद है। पहली, ठीक। और मसूर, और गर्मी वाला बताया था हमने, ग्राम, बार्ले। 5वीं और छठी कौन सी हो गई? सैफलार, हमने बताया था ना, सीड और सैफलार, कौन सा सीड था? रेप सीड या मस्टर्ड, रेप सीड या मस्टर्ड, हो गई। ये सैफलावर है, वो सनफ्लावर है, ठीक। सैफलावर और सीड, ठीक। हो गया कंप्लीट। ओके देन लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने क्या लास्ट में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि एफसीआई प्रोक्योर करता है, एस्टैब्लिशमेंट उसका कब हुआ था, कहाँ हेडक्वार्टर्स है। और ये चीज याद रखिएगा, जो वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एफसीआई है, और सीडब्ल्यूसी है, सेंट्रल वेयर हाउस कमेटी, ये तीनों ही कंज्यूमर्स अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं बॉडीज, तीनों कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर। अब हमें अगर डायरेक्ट सेलिंग करना हो और मतलब डायरेक्ट इनकम देना हो फार्मर्स को, उनके सामान बेचने के मतलब सामान बेचे बिना उनको इनकम देना हो, तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं सरकार की। तो पहली है पीएम किसान, जिसमें 6,000 रुपए आपको पर एनम मिलता है, 2-2 हजार के शिफ्ट्स में, 2-2 हजार के इंस्टॉलमेंट्स में। तो पीएम किसान सम्मान निधि इसका नाम है, 2018 में आई थी। किसकी थी? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब स्टेट्स को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। इसमें बेनिफिशियरी कौन से होंगे पीएम किसान में? कोई स्मॉल या मार्जिनल फार्मर, जिसकी फैमिली में कौन कौन होगा? एक हस्बैंड, वाइफ और एक माइनर, ठीक। ये 3 लोग की फैमिली। और ये जो पूरी फैमिली है, उनकी एक और शर्त है कि वो कलेक्टिवली ओन करते हो एक कल्टिवेबल लैंड को अप टू 2 हेक्टेयर्स। ये कंडीशन थी, शुरुआत में बता रहे हैं, एज पर लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न स्टेट या यूटी। 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ होता है, ठीक है। उसके बाद 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अब इसमें कोई सीलिंग, लैंड सीलिंग नहीं है कि आपके पास अगर 2 हेक्टेयर तक की जमीन है तभी आपको ये मिलेगा। अब सारे फार्मर्स, ऑल फार्मर्स irrespective of their farm size are included in
दिस स्कीम। तो पीएम किसान स्कीम 6,000 रुपए साल में 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में, ठीक। अब ये डीबीटी होगा, जो इंटाइटलमेंट है, जो 2-2 हज़ार रुपए मिल रहा है, वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, मतलब 2,000 रुपए, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इकोनॉमिक सर्वे 2023 के हिसाब से इसमें 11 करोड़ फार्मर्स से भी ज्यादा लोगों को पेमेंट्स दी जा चुकी है। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है इस स्कीम के, कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है एग्रीकल्चर के रिसर्च और डेवलपमेंट में, वो बहुत कम है। तो जैसे जो ICAR है, क्या है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, हाँ, तो ये इसको फंडिंग में मिलते हैं 8,000 करोड़ रुपए, और ये रिसर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है एग्रीकल्चर का। और जो पीएम किसान में सरकार पैसे कितना दे रही है, 5 लाख करोड़ रुपए। तो हमें क्या करना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि R&D पे, R&D पे आपको पैसे मिल रहे हैं 8,000 करोड़ रुपए, और जो फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं वो 5 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये क्रिटिसिज्म हुआ ना, कि हमें रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च पे पैसे ज्यादा खर्च करने चाहिए, ऐसे पैसे पे ज्यादा खर्चा करना चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म है, ठीक। लैंडलेस टेनेंट फार्मर्स, ट्राइबल फार्मर्स एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये पता है ना कि आपकी खुद की कल्टीवेबल लैंड होनी चाहिए, फार्म साइज भले ही मैटर नहीं कर रहा, पर होनी चाहिए। तो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, टेनेंट फार्मर्स हैं जो किसी और के खेतों में काम करते हैं, ट्राइबल फार्मर्स हैं, तो वो एक्सक्लूड हो गए, उनके पास जमीन नहीं, तो उनको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। 6,000 टू लिटिल टू कवर द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, रियलिटी में उनको 50,000 रुपए चाहिए, जबकि मिल के तरह 6,000, वो भी 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट्स में। और सम स्टेट्स जो हैं, वो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंटर की स्कीम है, कुछ स्टेट्स की खुद की अपनी जो स्कीम चल रही है वो बेटर है पीएम किसान से। एग्जाम्पल, रितु बंधु तेलंगाना की, या कालिया उड़ीसा की। इसमें 10-10 हज़ार रुपए ये लोग दे रहे हैं, जो कि सरकार कितना दे रही है, तो 6,000 रुपए। तो ये भी कहा जा सकता है कि सरकार का इतना फिजिकल डेफिसिट रहता है, तो इतना भी दे रही है बहुत है। 6,000 रुपए अगर आपको उसको पॉजिटिव वे में लिखना है, इतना भी बहुत है, नहीं से तो अच्छा है कि मिल रहा है। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म हो गए। फिर आई पेंशन की बारी। अगर पीएम किसान मानधन योजना क्या है, एक पेंशन स्कीम है फार्मर्स की। इसमें क्या होता है, फार्मर्स कितने रुपए देते हैं, 55 to 200 पर मंथ, ठीक। और ये स्कीम आई थी यूपीपीसीएस के उसमें मैच करने के लिए, कि उसमें प्रीमियम कितना देना होता है, वो सब स्कीम्स का एक तरफ और सारी स्कीम्स एक तरफ, मैच द फॉलोइंग में आया था। तो फार्मर करता है इतना 55 से 200 रुपए। पेंशन इसको कितनी मिलती है, 3,000 रुपए 60 साल कंप्लीट करने के बाद। कौन सी स्कीम है, पीएम किसान मानधन योजना। और डेथ जब होती है स्पाउस की, तो स्पाउस जो दूसरा बचा, उसको 1,500 रुपए मिलते हैं, ठीक। अब आई फूड इन्फ्लेशन, नया टॉपिक। फूड इन्फ्लेशन माने क्या, उसके रीजंस क्या होते हैं, जब महंगाई बढ़ जाती है, जब खाना पीना महंगा होने लगे, तो फूड इन्फ्लेशन। उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, एक तो डिमांड बढ़ गई किसी चीज की, तो फूड इन्फ्लेशन होता है। डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ जाती है, मतलब अब जैसे-जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो आपकी खर्चा करने की जो इनकम जो आपकी जिस चीज़ जो आप खर्चा करते हैं, वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। जैसे-जैसे लोगों का पर कैपिटा इनकम धीरे-धीरे लोगों की बढ़ रही है, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। तो जब पैसे ज़्यादा होंगे हाथ में, तो वो खरीदारी ज़्यादा करेंगे। तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई कम हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो उसकी वजह से सप्लाई कम हो रही है। मॉनसून, कभी एल नीनो ला नीना का वो चलता रहता है, मॉनसून कम हुआ, फसल बर्बाद हो गई, या बिन मौसम बारिश हो गई, जैसे अभी हुई थी, तो उससे दिक्कत होती है। डिजीज, कभी-कभी पेस्ट अटैक वगैरह हो जाता है, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। या होर्डिंग, बहुत से लोग क्या करते हैं, मंडी में पूरा स्टोर कर लेते हैं और फिर धीरे-धीरे रिलीज़ करते हैं, जब प्राइस बढ़ा-बढ़ा के। तो ये रीज़न्स हैं जनरल, जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ, अब फूड इन्फ्लेशन के अंडर में पल्सेस सप्लाई की अगर शॉर्टेज हो जाए, तब कैसे बढ़ता है फूड इन्फ्लेशन, ठीक है? सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। पल्सेस एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है, वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पे लोग शुगरकेन ज़्यादा लगा रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ पल्सेस, और शुगरकेन है वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ठीक। मतलब पल्सेस की जो सप्लाई है, उसके शॉर्टेज की वजह से फूड इन्फ्लेशन कैसे होता है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए पढ़ रहे हैं। पल्सेस जो होती है, वो नाइट्रोजन रिच होती है। अगर पल्सेस कहीं लगी है, तो नाइट्रोजन रिच की वजह से वीड ग्रोथ भी बढ़ती है उसके आसपास। तो अगर वीड ग्रोथ हो गई पल्सेस की क्रॉप के आसपास, तो पल्सेस की यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वीड्स कंज्यूम कर लेते हैं, पल्सेस को उतना नहीं मिलता है। तब फिर पल्सेस की सप्लाई कम हो गई, ठीक? तो फूड न्यूट्रिशन बढ़ेगा। पल्सेस होती है, वो प्रोटीन रिच भी होती है,
तो मोर ससेप्टेबल टू पेस्ट अटैक, फंगल ग्रोथ, ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसकी वजह से फसल खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सॉल्यूशन क्या है? हमें जो सीड वैरायटी है पल्सेस की, उसको नई तरह की सीड वैरायटी यानी कि जीएम क्रॉप्स भी हम लोग को, हाइब्रिड सीड्स हम लोग को ज़रूरत है जो इन सब जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम कर सके। अब एक और टर्म आता है कि हम लोग की सप्लाई कम क्यों होती है, कॉब वेब साइकिल। ये टर्म दिया था निकोलस कैल्डर ने 1934 में। इसका क्या मतलब होता है? एक विशियस साइकिल बन जाती है। कैसे? अगर कोई स्पेसिफिक क्रॉप है कोई, सपोज करिए टोमेटो है, टोमेटो का एक उसको हाई प्राइस पे बेचा जा रहा है, ठीक? नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अब किसान सोचेगा कि हमें इस क्रॉप पे इस सीजन बहुत हमें कमाई हुई, तो हम नेक्स्ट सीजन भी हम यही उगाएंगे, मोर प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर। क्या हुआ? अब हर साल अगर कोई चीज बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ी, क्या होगा? दाम बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? दाम कम हो गया। दाम कम हुआ, अब दाम कम होगा तो कहेंगे कि अब हम ये क्यों बेचें, अब हमें और दूसरी चीज बेचेंगे जिसमें दाम ज्यादा मिल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा, और वापस से जहां वो प्रोडक्शन कम हुआ उसकी सप्लाई कम हुई, प्राइस फिर से बढ़ गया। तो ये साइकिल चल जाती है। तो ये भी रीजन होता है हमारे फूड इन्फ्लेशन का, कॉब वेब साइकिल। ठीक, अब फूड इन्फ्लेशन का वेजिटेबल सप्लाई से क्या रिलेशन है? ठीक है, तो अब हम जैसे हमने पल्सेस की बात करी, अब हम वेजिटेबल सप्लाई की बात कर रहे हैं। उधर पल्सेस सप्लाई थी, इधर वेजिटेबल सप्लाई। अब फूड इन्फ्लेशन कैसे होता है? फार्मर्स स्ट्राइक एक रीजन होता है। देखा होगा हम लोग ने कि फार्मर्स वो हड़ताल पर चले गए तो पूरे ट्रक भर भर के टमेटोज और जितनी भी सब्जियां होती है वो बहा देते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं कि हम नहीं उगाएंगे, काम नहीं करेंगे। ये एक रीजन हो गया सप्लाई कम होने का। ग्लोबल वार्मिंग, अप्रैल मई के महीने में की जो हीट होती है, वो नेसेंट जो फ्लावर्स की जो बर्ड्स होती हैं, जो उग रही होती हैं, जिस समय जो कलियाँ होती हैं, निकलने का टाइम होता है, इस इतनी तेज़ गर्मी से वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सप्लाई कम हो गई। उसके बाद पेस्ट और डिज़ीज़, ओवर यूज़ होता है जब पेस्टिसाइड्स का, तो उससे क्या होता है? व्हाइट ये जितनी भी पेस्ट है हमारे, व्हाइट फ्लाइज़, रेड माइट्स, ग्राम पॉट बोरर्स, इन्होंने इम्यूनिटी गेन कर ली। जब ये रीज़न हम लोग मतलब समझ सकते हैं इसे, कि जब हम लोग का वो मेडिसिन सेक्शन में जो हम लोग कहते हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, क्या होता है? ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से क्या होता है? जितने भी बैक्टीरियाज वायरसेस हैं वो इम्यून हो जाते हैं। तो जब ओवर यूज होता है किसी चीज का, तो उससे जिस चीज को मारने के लिए यूज हो रहा है वो चीज इम्यूनिटी गेन कर लेती है, तो उस पर असर नहीं होता है। तो इससे भी क्या होता है कि आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं पर फसल बर्बाद होगी पेस्ट और डिजीज की वजह से। ठीक, उसके बाद हाइड एमएसपी फॉर व्हीट और राइस। हमें वेजिटेबल सप्लाई क्यों कम होती है? कि अगर हमें व्हीट और राइस पे एमएसपी ज़्यादा मिल रहा है तो हम ये क्यों उगाएँ? तो ये एक रीज़न हो गया। पोस्ट डिमोनेटाइज़ेशन की वजह से जब मोनेटाइज़ेशन हुआ था, तो तब भी प्रॉब्लम बहुत हुई थी, लोगों की फसल वगैरह में इनकम की कमी हुई थी, तो उसकी वजह से भी सप्लाई कम हुआ। ये भी एक रीज़न था। शॉर्टेज ऑफ कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वेजिटेबल जो होता है वो पेरिशेबल गुड होता है। अगर ज़्यादा दिन वो सस्टेन नहीं करेगा और उसको स्टोर अच्छी जगह पे कोल्ड स्टोरेज में नहीं किया गया, तो अगर इसकी शॉर्टेज है तब भी वेजिटेबल सप्लाई कम होगी। और क्या है? प्राइस वेज, ह्यूज प्राइस डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस। जिस दाम पे फार्मर से वो खरीदा जाता है, उससे डबल ट्रिपल साइज प्राइस पे उसको बेचा जाता है, तो इसको भी डिमोटिवेट करते हैं, फार्मर्स को डिमोटिवेशन मिलता है कि हम ये नहीं उगाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन उनको नहीं मिलता है। तो ये रीजंस हो गए आपके वेजिटेबल सप्लाई की वजह से जो फूड इन्फ्लेशन होता है। ठीक, अब एक चीज आती है इसमें, सीजनैलिटी इन अनियंस एंड टोमेटोज। क्या होता है? 70 जो आने हमने देखा है टॉप, एक वो आता है ना टोमेटो, अनियन, पोटैटो का, तीनों एक साथ चलते हैं। उसमें क्या होता है? जो अनियन और टोमेटो, एक तो पहले देख लेते हैं क्या-क्या उनकी फसल किस टाइम पे होती है। 70% प्रोडक्शन दोनों का ही रबी के टाइम पे होता है। ठीक? रबी मतलब ठंड के टाइम पे। ट्रांसप्लांटेशन इसका होता है दिसंबर-जनवरी में, मतलब जब सीड जब उग गई थोड़ी-सी वो जो प्लांट ग्रोथ आ गई, तब उसको ट्रांसप्लांट करके उसको खेतों में लगाया जाता है। तो अनियन को दिसंबर-जनवरी में और टोमेटो को अक्टूबर-फरवरी में। हार्वेस्ट होता है इन लोग का मई में और इसका होता है जून में। ठीक? उसके बाद अफेक्टेड बाय वेदर, महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ये टोमेटो, और पंजाब, यूपी, हरियाणा वगैरह में टोमेटो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। दस इफ ड्रॉट, साइक्लोन, एक्सेस रेन या पेस्ट अटैक हुआ इन मंथ में, जिसमें इसमें काम हो रहा है, तब होती है शॉर्टेज और तब होता है इन्फ्लेशन। ठीक है? तो अब हम लोग इसमें
अनियंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे क्या पढ़ना है। तो फूड इन्फ्लेशन अगर अनियन ये हमें पता चल गया? ये हम लोग को ये पता चल गया कि इन महीनों में अगर बारिश हो गई या साइक्लोन आ गया, इसकी वजह से इनमें क्यों इतनी महँगाई आ जाती है। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि अनियन महँगा हो गया, टोमेटो महँगा हो गया, तो ये रीज़न होता है, ठीक? उसके बाद अब अनियंस में फूड इन्फ्लेशन का क्या रोल है? शॉर्टेज क्यों होती है? लेट अराइवल फॉर मॉनसून, लेट अराइवल ऑफ मॉनसून, सोइंग पीरियड डिले हो गया, ठीक? दूसरा रीज़न है प्रोलॉन्ग्ड रेन्स, डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स, दोनों कम बारिश हो तब भी नुकसान, ज़्यादा बारिश हो तब भी नुकसान। देर से मानसून आया तो ये लग ही नहीं पाएगा तो उससे साइकिल आगे बढ़ जाएगी। तभी सप्लाई कम हो गई क्योंकि ये टोमेटो और अनियन ऐसे होते हैं डे टू डे यूज़ होने वाली सब्जियाँ हैं। और ज़्यादा देर रेन हुआ तो जो खड़ी फसल है वो बर्बाद हो जाएँगी। तो गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स लिए? टेम्परेरी बैन कर दिया एक्सपोर्ट को, इनका एक्सपोर्ट होता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो एमएमटीसी लिमिटेड कंपनी है, वो इम्पोर्ट करती है फिर। तुर्की या इजिप्ट से अनियन इम्पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे सप्लाई को बैलेंस करने के लिए। यू और इम्पोर्ट जब करती है तो पैसे उसको कहाँ से मिलते हैं? क्योंकि सरकारी कंपनी है। प्राइस स्टेबलाइज़ेशन फंड, ये पूछा जाता है यूपीएससी या पीसीएस में, कहाँ पे है, कौन-सा फंड है ये, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में फंड आता है। इस फंड से यूज़ करके मनी सरकार बाहर से इम्पोर्ट करती है। अनियंस फिर स्टेट्स के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में भेजे जाते हैं। उसके बाद इसको रीज़नेबल प्राइस में बेचा जाता है। और गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है स्टेट्स को कि आप बफर स्टॉक्स बनाइए, आप स्टॉक लिमिट्स को इम्पोज़ करिए। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? हमें इनके इन्फ्लेशन को रोकना है और एक्शन करिए किसके अगेंस्ट? होर्डिंग्स के अगेंस्ट कि होर्ड ना करने पाएँ ताकि सप्लाई बनी रहे। और क्या होता है? फार्मर कोऑपरेटिव्स को हेल्प करी जाती है, सरकार हेल्प करती है कि आप डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करिए। बीस के थ्रू करेंगे तो महँगा मिलेगा। डेवलप मोर कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेज़, अनियन मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करे जाते हैं। ये सारी चीज़ें ये स्टेटमेंट्स में दे देंगे कि अगर आपको फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो सरकार ये स्टेप लेती है। डिहाइड्रेटेड अनियंस जो होते हैं, जिनमें पानी कम होता है, उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, तो उनको भी प्रमोट किया जाता है कि आप बफर स्टॉक रखना है तो इनका रखिए, जो डिहाइड्रेटेड अनियंस है। NAFED प्रोक्योर्स एंड स्टोर्स अनियंस मोस्टली इन 3 स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स हैं, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, NAFED जो प्रोक्योर करती है खाने-पीने का, तो ये 3 स्टेट से डायरेक्टली प्रोक्योर करती है, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात। इन स्टेट से क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे वेदर शॉक्स का रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा। तो ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स भी आ जाते हैं, यहाँ पे अगर बाढ़ आ गई, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा सामान? तो ये पहले ही प्रोक्योर करके रख लेती है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? नीड टू डिसेंट्रलाइज़, अच्छा, नाफेड एक सेंट्रल एजेंसी है, तो ये सीधे प्रोक्योर करती है इन सब जगहों से, लेकिन अगर वेदर शॉक्स हुए, वोल्केनो वोल्केनो सॉरी फ्लड्स फ्लड्स आ गए, हाँ, कुछ